नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे डबल ए हो, कृषि पर्यवेक्षक, आईसीआर, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास बहुत दमदार अच्छी क्लास है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का उत्पत्ति का केंद्र है। ठीक है, आपको गेहूं का उत्पत्ति स्थान बताना है, कहां पर माना गया है। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दूसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, तीसरा ऑप्शन है एशिया माइनर और अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन है मैक्सिको। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो ये धान का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में एक और उत्पत्ति स्थान याद रखेंगे, किसका हो जाएगा, अलसी का। अलसी का उत्पत्ति स्थान भी दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक सामाजिक वन वृक्ष कौन सा है। सामाजिक वन वृक्ष यानी एग्रो फॉरेस्ट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसका मतलब होता है जहाँ पर सभी वनों के अंदर आपको ऐसा वन देखने को मिले जहाँ हर जगह पाया जाता हो। ठीक है, तो कौन सा इसमें वन हो जाएगा, सागौन, चंदन की लकड़ी, सुबुल और शीशम। तो सागौन देखते हैं कि कई कुछ स्थानों पर ही देखने को मिलता है, चंदन की लकड़ी भी कुछ स्थानों पर देखने को मिलता है, तो ये दोनों नहीं रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बबूल। ठीक है, सुबुल जिसको कहा जाता है, बबूल कहा जाता है, ये आमतौर पर सभी जंगलों में, सभी वन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सागौन को वनों का राजा भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। अरेकिस हाइपोजिया, सीसेमम इंडिकम, ग्लाइसिन मैक्स या हेलियांथस एनस। यहाँ बात करेंगे हेलियांथस एनस, ये तो हो जाएगा सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, सूर्यमुखी का सनफ्लावर का हो गया। ग्लाइसिन मैक्स ये हो जाएगा सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम, याद रखेंगे। सिस्कम इंडिकम ये होता है तिल का वैज्ञानिक नाम। और एक ऑप्शन हमारे पास बचा है अरेकिस हाइपोजिया, ये हो जाएगा मूंगफली का वैज्ञानिक नाम, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दालें किसका प्रमुख समृद्ध स्रोत है। ठीक है, दाल के अंदर क्या चीज पाया जाता है, कौन सा स्रोत पाया जाता है। फैट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है या विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा दाल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दाल की बात करें, दाल के अंदर 18 से लेकर 25% तक इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यही बात करें सोयाबीन के अंदर 40 से लेकर 42% तक मात्रा पाई जाती है इसकी प्रोटीन की। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है और अनाज में भी आपको कार्बोहाइड्रेट देखने का मिलता है। ठीक है, आलू अगर अनाज के बारे में पूछे तो कार्बोहाइड्रेट पर आप क्लिक करेंगे। विटामिन की बात करें, सब्जियों के अंदर विटामिन अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भावी पीढ़ी के साधनों को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है। सतत कृषि, संरक्षण कृषि, सटीक कृषि या जैविक कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सतत कृषि। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं टिकाऊ खेती। ठीक है, टिकाऊ कृषि कहा जाता है। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से शुष्क और गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त फल कौन सा है। शुष्क जलवायु और गर्म जलवायु दोनों के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं ड्राई और हॉट क्लाइमेट के लिए कौन सा ऐसा फल है। आम, सेब, अंगूर या बेर। तो यहाँ आम की बात करें तो आम जो होता है ये ट्रॉपिकल जलवायु के लिए होता है, याद रखेंगे, जिसको उष्ण और उपोष्ण कह सकते हैं। सेब की बात करें तो ये टेम्परेट जलवायु के अंदर आता है। ठीक है, टेम्परेट जलवायु के अंदर आ जाएगा।
अंगूर की बात करें तो अंगूर जो है ट्रॉपिकल जलवायु के अंदर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बैर जो है ये आपका आ जाएगा शुष्क फलों में, ठीक है। यहाँ पर शुष्क और गर्म जलवायु का जो फल है वो हो जाएगा बैर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुष्क फलों का राजा भी इसको कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 की बात करें तो ये कम हो जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ये अधिक हो जाएगा। तो इन दोनों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंकुरण के लिए पूछा है तो अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है सबसे अच्छा माना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन की बात करें तो ये खरीफ सीजन की फसल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड प्रभावित करता है सेल की दीवार को, जिसको सेल वॉल कहा जाता है, या प्लाज्मोडेस्माटा को, या सभी झिल्ली प्रणाली को, या न्यूक्लियस को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर सभी झिल्ली प्रणाली, जिसको ऑल मेम्ब्रेन सिस्टम को सभी को प्रभावित करता है ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग का कारण बनता है। अगर हम उर्वरकों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण होगा, या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः वर्षा जल की अम्लता का कारण क्या है? CO2, Cl2, NO2 या SO2। देखिए जिम्मेदार 2 कारक होंगे, एक होगा NO2, इसके बाद होगा SO2। तो पहले कौन सा आ रहा है? NO2। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा NO2। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो SO2 के साथ जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन मिल रहा है तो SO2 और इसके साथ जाएंगे। तो फर्स्ट आपको याद रखना है NO2, सेकंड पर SO2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिजठर अंकुरण होता है। एपीजीएल जर्मिनेशन किस में होता है? धान में, मूंगफली में, ज्वार में या मेज में? तो एक होता है एपीजीएल, एक होता है हाइपोजीएल। तो दोनों आपको याद रखना है हाइपोजीएल। सबसे अच्छा एपीजीएल का उदाहरण इसमें होता है किसका? मूंगफली का। मूंगफली के सीड भी बड़े होते हैं, इसलिए सबसे अच्छा आप देख सकते हैं मूंगफली के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान जो होता है ये हाइपोजीएल का उदाहरण है, ज्वार भी हाइपोजीएल और मेज भी हाइपोजीएल। यहाँ पर मूंगफली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल को 2% डाई हाइड्रोजन फास्फेट का उपयोग करके बीज सख्त उपचार के रूप में दिया जा सकता है? कपास, कुसुम, काला चना या ज्वार? कपास के अंदर जानते हैं H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वार, ठीक है। ज्वार में 2% डाई हाइड्रोजन फास्फेट का उपयोग करके क्या करते हैं? बीज सख्त उपचार के साथ दिया जा सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तभी भी सब्सक्राइब करें। पर डे वीडियो अच्छी यहाँ पर चलाई जाती है, एक एक क्वेश्चनों को लाया जाता है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीज के बायो प्राइमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा जीव बीज के बायो प्राइमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है तरल जैव उर्वरक, दूसरा है ट्राइकोडर्मा विरिडी, तीसरा ऑप्शन है जेंथोमोनास कैपेट्रिस, चौथा ऑप्शन है बेसिलस थोरिजेंसिस। ठीक है, बेसिलस थोरिजेंसिस का प्रयोग किस में होता है? तो ये आप लोग जानते हैं बीटी कॉटन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन में हमारा होगा नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ये ट्राइकोडर्मा विरिडी क्या है, एक प्रकार का कवक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है जिसका प्रयोग हम बीजोपचार में करते हैं। ठीक है, बीजोपचार के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ों में प्रयोग करते हैं इसका, एक तो करते हैं विल्ट के रूप में प्रयोग, दूसरा याद रखेंगे इसका रूट रॉट के अंदर भी इसको दिया जाता है। ठीक है, उपचार के लिए रूट रॉट और विल्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का कवक होता है। ठीक है, बीजोपचार किया जाता है ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोल्ड टेस्ट किसमें ताकत का अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, इसमें बताना है जो टेस्ट करते हैं सीड को कि जर्मिनेशन कितना परसेंटेज है कितना नहीं है। तो एक प्रकार का कोल्ड टेस्ट होता है, ये कौन से फसल में किया जाता है ये आपको बताना है। ये कॉर्न नहीं रहेगा, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, कॉर्न कर लेंगे। ठीक है, कॉर्न यानी कि कह सकते हैं मक्का। ठीक है, धान, गेहूं, सोयाबीन। अब चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोल्ड टेस्ट जो होता है ये किस में प्रयोग में लिया जाता है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्न के अंदर यानी कि मक्का के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है कोल्ड टेस्ट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेट्रिकम ड्यूरम गेहूं की किस्म कहलाती है रोटी गेहूं जिसको ब्रेड व्हीट कहते हैं, कठोर गेहूं जिसको हार्ड व्हीट कहते हैं, इमर गेहूं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कठोर गेहूं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं टेट्रिकम ड्यूरम। ठीक है, जो गेहूं है इसको कठोर गेहूं कह सकते हैं या हार्ड व्हीट कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। ठीक है, टेट्राप्लॉइड होता है, याद रखेंगे। और ये जो रोटी गेहूं होता है ब्रेड व्हीट जो होता है ये हेक्साप्लॉइड होता है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एजोक्टोवेक्टर वायु से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में उपयोगी होता है गैर फलीदार फसलें जैसे गेहूं और चावल में, या फलीदार में, या सोयाबीन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, एजोक्टोवेक्टर जो होता है वायु से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। गैर फलीदार फसलें जो होते हैं उसमें हम प्रयोग करते हैं एजोक्टोवेक्टर का, याद रखेंगे। जैसे हो गया गेहूँ और चावल। फलीदार फसलों में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, राइजोबियम का। ठीक है, राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। एक आता है एजोस्पिरिलम। ठीक है, एजोस्पाइरिलम। ठीक है, एजोस्पाइरिलम का प्रयोग हम किस में करते हैं, जैसे गन्ना हो गई, ठीक है, ज्वार और बाजरा, इन फसलों में एजोस्पिरिलम का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे सिगरेट तंबाकू मुख्य रूप से उगाई जाती है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या गुजरात में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू उत्पादन में भी फर्स्ट रैंक रखता है कौन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में किस जगह, तो राजा मुंद्री, याद रखेंगे राजा मुंद्री कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर टोबैको रिसर्च सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो धान के अंदर फर्स्ट रैंक रखता है। ठीक है, और ये गुजरात आ जाएगा तंबाकू उत्पादन में सेकंड रैंक पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार की एक बहुकट किस्म कौन सी है। ठीक है, यानी कि एक ज्वार की किस्म को हम लगा दिए तो बार बार उस कटाई के लिए तैयार हो जाए, ऐसी कौन सी किस्म है ज्वार की, बताना है। यूपी चरी 1, पंथ चरी 3, MP चरी, या पूसा चरी 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर MP चरी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विजय, अंबर, सोना और किसान किसकी मिश्रित किस्म है। ये आपको बताना है गेहूं की, चावल की, मक्का की, या ज्वार की। तो गेहूं की होगी नहीं, यहाँ पर चावल की भी नहीं है, ज्वार की भी नहीं है, मक्का सही हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। एक चीज़ और किस्म याद रखेंगे, तरुण भी किस्म किसकी है, ये भी मक्का की है, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है टन में उपज देने वाली और भारी परिवहन की आवश्यकता वाले विभिन्न बाजारों के लिए उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। ट्रक फसलें, गार्ड फसलें, या नर्स फसलें, या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रक फसलें। ठीक है, ट्रक फसलें यानी कि जो फसलें अधिक उत्पादन देती हों ट्रक गार्डनिंग के अंदर आती हैं। जैसे बात करें ट्रक गार्डनिंग अधिकतम उत्पादन देने वाली कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी, अधिकतम जो उत्पादन प्राप्त करती हैं, जो जल्दी खराब ना हो, जैसे प्याज हो गया और आलू हो गया, ठीक है, अरबी हो गया, शकरकंद हो गया। ये सब ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि टन में अपना उत्पादन करती हैं। ठीक है, इसलिए ये आ जाएंगे ट्रक क्रॉप्स के अंदर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, मैग्नीशियम है, Zn है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। फास्फोरस की बात करें तो ये एक प्रकार का प्राथमिक पोषक तत्व होता है। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, ये हो जाएंगे द्वितीयक पोषक तत्व। यहाँ पर Zn जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत Zn आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेटराइट मिट्टी समृद्ध होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में क्या अधिकता पाई जाती है, किसकी अधिकता पाई जाती है, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, लोहा की या नाइट्रोजन की। तो जो लेटराइट मृदा होती है ये होती है अम्लीय प्रकृति की। ठीक है, अम्लीय मृदा होती है, याद रखेंगे। इसके अंदर जो अधिकता पाई जाती है वो Fe की पाई जाती है, एल्यूमिनियम की पाई जाती है, Mn की पाई जाती है और Zn की पाई जाती है। इन सब की अधिकता पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट जो मिट्टी होती है इसके अंदर जो खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है काजू की खेती के लिए सबसे बेस्ट मृदा लेटराइट मिट्टी होती है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका कलर कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, कैसा, लेटराइट मिट्टी का कलर होता है लाल रंग, क्योंकि इसके अंदर Fe की अधिकता पाई जाती है, हेमेटाइट्स की अधिकता पाई जाती है, इसलिए ये लाल होती है, याद रखेंगे। और इसमें जो निच्छालन होता है लेटराइट मृदा में वो कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, ये निच्छालन के कारण क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी बनी होती है खनिज जल वायु से या खनिज कार्बनिक पदार्थ जल से, खनिज कार्बनिक पदार्थ जल वायु से या कार्बनिक पदार्थ पानी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि खनिज से बनती है। 45% क्या होता है, खनिज परसेंट पाया जाता है, कार्बनिक परसेंटेज पाया जाता है कितना, 5% इसमें ये पाया जाता है, वायु 25% इसमें वायु पाया जाता है और जल जो होता है ये भी 25% पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा जल के संतृप्त प्रवाह का जल तनाव क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर सैचुरेटेड फ्लो की बात कर रहा है, सैचुरेटेड फ्लो ऑफ सॉयल वाटर। तो इसमें 1 से 3 बार, 15 बार, 0 बार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0 बार, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इलाहाबादी सफेदा किसकी किस्म है, आम की, अमरूद की, लोकाट की या अंगूर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमरूद की इलाहाबादी सफेदा किस्म है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ललित अगर पूछ ले, ठीक है, ललित पूछ ले तो ये भी अमरूद की किस्म हो जाएगी। अर्का किरण पूछ ले तो अर्का किरण भी आपकी हो जाएगी, अमरूद की किस्म हो जाएगी। अर्का अमूल्य पूछ ले, ठीक है, ये भी किस्म हो जाएगी अमरूद की। और हफ्सी पूछ ले, हफ्सी भी किसकी, अमरूद की किस्म है। ठीक है, और चित्तीदार पूछ ले, ये भी अमरूद की किस्म है। सरदार पूछ दे, ठीक है, सरदार, तो ये भी अमरूद की किस्म है। ठीक है, लखनऊ 49 ये भी अमरूद की किस्म है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केचप का ब्रिक्स परसेंटेज होता है 15 से 16% या 20 से 22, 25 से 26, 28 से 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 से 30। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैंगोस्टीन का फल का प्रकार होता है, ड्रूप होता है, बेरी होता है, कैप्सूल होता है या सिकोनियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेरी होता है। ठीक है, मैंगोस्टीन का फल का प्रकार बेरी होता है। कैप्सूल किसका होता है, आंवले का होता है। ठीक है, आंवला का फल का प्रकार कैप्सूल होता है। भिंडी का भी कैप्सूल होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर कह रहा है पंतरागनी एक किस्म है प्याज की, लहसुन की, मेथी की या सौंफ की। तो पंतरागनी जो उन्नतशील किस्म है ये हो जाएगी मेथी की, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। एक काफ़ी फेमस किस्म और है राजेंद्र क्रांति, ठीक है, राजेंद्र क्रांति ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है, किसकी हो जाएगी, मेथी की। एक स्वाति क्रांति ये भी किसकी किस्म है, ये भी हो जाएगी मेथी की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन गुजबेरी के नाम से किस फल वृक्ष को जाना जाता है, अंगूर को, आंवला को, नाशपाती को या नींबू को। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंवला। आंवला को इंडियन गुजबेरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है ब्लैकबेरी, ठीक है, ब्लैक बेरी किस फल को कहा जाता है। तो ब्लैकबेरी किस फल को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सहतूत को क्या कहते हैं, ब्लैकबेरी के नाम से जाना जाता है। सहतूत कौन सी, जो बैगनी कलर की हो या ब्लैक कलर की हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इंडियन ब्लैकबेरी, ठीक है, इंडियन ब्लैकबेरी किस फल को कहा जाता है। तो इंडियन ब्लैकबेरी आप याद रखेंगे किस फल को कहा जाता है, जामुन को कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। यहाँ थोड़ा पीछे वाले में क्वेश्चन में थोड़ा देख लेंगे आप। इसमें एक चीज़ इसमें क्या नाम है, क्वेश्चन था सहतूत को मलबरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किस नाम से, मलबरी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो द्विलिंगी आपको बताना है कौन सा हो जाएगा द्विलिंगी। तो देखते हैं बीटल गार्ड है, पॉइंटेड गार्ड है, स्नेक गार्ड है या बॉटल गार्ड है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें पॉइंटेड गार्ड को द्विलिंगी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन करा भैंस की कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, भदावरी, मुर्रा या जाफराबादी या सूरती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुर्रा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट जो नस्ल होती है भैंसों में वो होती है मुर्रा, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो दूध देती है वो भी कौन हो जाएगी, मुर्रा। और सबसे ज़्यादा जो प्राइस होता है, ठीक है, वो भी मुर्रा का ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो फैट मिलता है दूध के अंदर वो भदावरी के अंदर देखने को मिलता है। जाफराबादी को मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मिनी एलिफेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। सूरती में क्या होते हैं, हंसियाकार दाराती नुमा इसके सींग पाए जाते हैं। ये सब करेक्टर है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्विउद्देशीय मवेशी नस्ल नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो ऐसा कौन सी नस्ल है जो द्विउद्देशीय नहीं है, ठीक है। तो कॉकरेज है, हरियाणा है, गिर है, अंगोल है। कॉकरेज की बात करें तो कॉकरेज जो है द्विउद्देश्य के लिए पाली जाती है, हरियाणा ये भी द्विउद्देश्य के लिए पाली जाती है। लेकिन गिर जो है ये द्विउद्देशीय नस्ल नहीं है। ये कैसी नस्ल है, ये दुधारू नस्ल है, ठीक है, दुधारू नस्ल है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंगोल भी हमारी द्विकाजी नस्ल होती है, द्विउद्देशीय वाली नस्ल है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आज का वीडियो यहीं हमारा समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के अंदर बताइएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।